मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी पर। आज जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। एक शख्स जिसने अपने 22 साल का जीवन समाज के लिए दे दिया, पत्रकारिता के लिए दे दिया। बलरामपुर जिले में पत्रकारिता के लिए एक अलग तरीके का उदाहरण स्थापित किया और जब उसने आंदोलन की राह पकड़ी तो बड़े बड़े आंदोलन भी खड़ा किए, चाहे वो पत्रकारों के साथ होने वाला आंदोलन हो या जनता के लिए किसी सुविधा को स्थापित करवाने का आंदोलन हो। मेरे साथ आज सर्वेश सिंह जी हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर काम करते हुए बलरामपुर को विश्वविद्यालय चाहिए इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और इस मुहिम की सफलता क्या है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि गोंडा वाले अब लगातार चिल्लाते और ओछे कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, आंदोलन इतना आगे कैसे बढ़ा और एक महीना आंदोलन चलने के बाद क्या हासिल हुआ और आगे का क्या प्लान है। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या लगता है, एक महीना पहले आंदोलन शुरू हुआ, कौन कौन शुरुआती लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया और आंदोलन अब किस स्थिति में है? देखिए, नेचुरली जब विश्वविद्यालय की घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट सत्र में कि देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय दिया जा रहा है, तो सारे लोग बड़े अभिभूत थे बलरामपुर के लोग, क्योंकि माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय था। तो नेचुरली विश्वविद्यालय जो है माँ पाटेश्वरी के धाम यानी बलरामपुर में ही बनने की बात थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबरें आई कि ये विश्वविद्यालय गोंडा के लिए प्रस्तावित किया गया, वहाँ से कुछ प्रस्ताव जमीन को लेकर के भेजे जा रहे हैं। तो ये जब खबर आई तो हम लोगों ने भी मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास लखनऊ में ही किया, लेकिन वहाँ संयोग से होली का त्यौहार चल रहा था, मुलाकात नहीं हो पाई। वो 21 मार्च को देवी पाटन आए, वहाँ पर मुलाकात हुई और अच्छी वार्ता हुई इस संबंध में विश्वविद्यालय को लेकर के। तो वहाँ पर ये पता चला कि कुछ लोग हैं जो विश्वविद्यालय को जो डिमांड होनी चाहिए थी बलरामपुर से विश्वविद्यालय को लेकर के, वो डिमांड बलरामपुर से जनरेट नहीं की गई। जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग आगे नहीं आए। ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी की भी थी। जब दादा जिम्मेदार कहते हैं, मैं सर्वेश जी को दादा ही कहता हूं तो मैं दादा ही कहूंगा, जब दादा जिम्मेदार कहते हैं तो यहाँ के राजनेताओं की बात करते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे जो हो। अब जिम्मेदार मतलब वो जो भी जनता की नुमाइंदगी करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जनता की आवाज़ बने। और अगर कोई चीज़ चाहे वो विश्वविद्यालय के रूप में या जनता के हित में जो भी चीज़ें हैं, वो अगर सामने लाने का उनका दायित्व बनता है तो लाना चाहिए आगे। तो ये सब जब बातें हुई, ये मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने के बाद लगा कि नहीं, बलरामपुर के लोगों को ही डिमांड करना पड़ेगा। तब हम लोगों ने वहाँ से निकल करके ये एक हुआ कि आंदोलन कैसे किया जाए, डिमांड यहाँ पे जनरेट हो। तो सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया और हस्ताक्षर अभियान जैसे शुरू हुआ उसका इतना व्यापक जन समर्थन मिला और पूरे ज़िले में कोने कोने से, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बलरामपुर हमारा कितना उपेक्षित रहा है, हमेशा उपेक्षा का ही दंश झेलता रहा है। तो जैसे विश्वविद्यालय एक आशा के किरण के रूप में था बलरामपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, तो अगर ये लोगों के अंदर ये आया कि विश्वविद्यालय बनता है और बलरामपुर का सर्वांगीण विकास केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हम हर तरह से विकसित होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो ये लेकर के लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह दिखाई पड़ा और वो हस्ताक्षर अभियान में ही परिलक्षित होने लगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर पोस्ट कार्ड अभियान चलाए और सुदूरवर्ती, आप जान लीजिए कि नेपाल सीमा से सटे हुए, चाहे थारू जनजाति का इलाका हो, चाहे जंगली क्षेत्र में रहने वाली जनजाति हों या सादुल्ला नगर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, सबके मन की जो पीड़ा थी वो एक उम्मीद की किरण विश्वविद्यालय बन करके बलरामपुर के लिए आया। और अब किसी भी कीमत पर जनता की आवाज़ निकल रही है, जनता कह रही है कि किसी भी कीमत पर वो बलरामपुर में ही बनना चाहिए और बलरामपुर में ही बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है। और उसके बाद यह जब आंदोलन शुरू हुआ, जनता आंदोलित हो गई, बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, सभी फोटोज और वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, वो कई लोगों ने बहुत मार्मिक संदेश दिया। बिल्कुल, देखिए बच्चों के ही भविष्य का सवाल है। जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने तो अपनी एजुकेशन जैसे भी जहाँ से भी
लेनी थी हम लोगों ने लिया। और जो आने वाली पीढ़ी है बलरामपुर की, इसके लिए विश्वविद्यालय और आने वाली पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आप समझ लीजिए कि बलरामपुर की जो आम जनता है उसके सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो यह विश्वविद्यालय बलरामपुर के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वजह से विश्वविद्यालय बलरामपुर की ज़रूरत थी और विश्वविद्यालय का काम यहाँ पर शुरू हुआ। काम शुरू हुआ मतलब कि आप समझ लीजिए कि उसके बाद ये ज़मीनें खोजी जाने लगी, कमिश्नर भी आए, उन्होंने भी ज़मीनें देखी हैं और आज यह स्थिति है कि 4 जगह का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। अब वो ज़मीन, जो भी उपयुक्त ज़मीन है, जो भी सूटेबल होगी प्रशासन की नज़र में, शासन की नज़र में, वहीं पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो कुल मिला के अब विश्वविद्यालय जो हम लोग सपना देख रहे थे कि बनना है, मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा थी, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हूँ, तो खबरें निकलती रहती हैं और आती रहती हैं। तो अब कितना पक्का मानते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? नहीं, हम तो 100%, देखिए मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद ये 100% पक्का है। सिर्फ ज़मीन की उपलब्धता है, जो ज़मीन जिस तरह से ढूंढी जा रही है कि जो ज़मीन का इस तरह की ज़मीन हो कि जो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि वो पूरे सेंटर में हो, जिससे देवीपाटन मंडल के चारों जिलों को लाभ हो और यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी यहाँ पर आए और उससे लाभान्वित हो। और नेपाली लोगों को जोड़ने का इसलिए बहुत अच्छा जरिया भी है जी, बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन और एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे उसके रोटी बेटी के संबंध है और ये आज से नहीं है, शताब्दियों पुराना संबंध है। बीच में 2, 2.5, 3 दशक में कुछ गतिविधियाँ ऐसी हुई, जब अराजक गतिविधियाँ हुई वहाँ सीमावर्ती इलाके में, तो उनको दूर करने के लिए भी जब यहाँ की संस्कृति से जुड़ेंगे, नेपाल के लोग भी आएंगे, चूँकि हमारी उनकी संस्कृति सब मिलती जुलती संस्कृति है, लेकिन वो फिर से जब सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से कि जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है ये भी मजबूत रहेगा, सामरिक दृष्टिकोण से भी हम मजबूत रहेंगे। और ये पूरा लाभ सिर्फ बलरामपुर को नहीं, सिर्फ देवीपाटन मंडल को नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत को मिलने जा रहा है। दादा एक सवाल और, गोंडा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, माने गोंडा में ज़मीन का बात हो गया, ज़मीन देख लिया गया, कहते हैं वो लोग कि शासन को स्थानांतरित भी हो गया विश्वविद्यालय के नाम पे। अब जो है उसमें वो लोग जब ये सुना कि विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन चल रहा है बलरामपुर में, तो वो लोग बड़ा आग बबूला हो गए, उलूल जुलूल बातें करना, उलूल जुलूल कमेंट्स करना, उलूल जुलूल लोगों को। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए उसमें जैसे कुछ बच्चों का ये आया स्टेटमेंट गलत तरीके से कि बलरामपुर को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा, ठीक है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें गोंडा भी हमारा भाई है, बहराइच श्रावस्ती सब हमारे भाई हैं और हम लोग सब एक ही प्रदेश और एक ही देश के रहने वाले हैं। तो जो विकास होगा एक क्षेत्र का होगा तो सारे क्षेत्रों का विकास होगा। और अगर हम तकनीकी आधार पर बात करें, देखिए बलरामपुर का हक, बलरामपुर के लिए हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर का हक बनता है। हक क्यों बनता है, उसके पीछे तर्क है। तर्क बहुत सारे हैं लेकिन कुछ तर्क हम बताने चाहेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ की मात्र 17% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। बच्चे, अगर 100 बच्चे यहाँ पास होते हैं इंटरमीडिएट, तो मात्र 70 बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। वो भी कितने उसको सफलतापूर्वक कर पाते हैं नहीं। और उसके कारण, उस पर कारणों पे जाइए तो कई कारण निकल के आते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लोगों की, इसलिए बाहर नहीं भेज पाते। महिला शिक्षा को लेकर के बहुत सारा पिछड़ापन है, पिछड़ेपन का दंश भी इसी कारण हम लोग झेल रहे हैं। महिलाओं को, बच्चियों को लोग बाहर भेज नहीं पाते हैं, जो सक्षम हैं वो भी नहीं बाहर भेज पाते हैं। तो जब एक विश्वविद्यालय का सेटअप यहाँ पर होगा तो जो बच्चे निकल रहे हैं, जो हमारी प्रतिभाएं निकल रही हैं, तो उनको एक चतुर्मुख मतलब विकास का अवसर मिलेगा कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के, विश्वविद्यालय का यही वो है कि वो कहीं बंध के नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में, अगर वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो भी उनको अवसर मिलेंगे, वो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो भी उनको अवसर मिलेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जितने आयाम हैं सब खुले हुए हैं। तो इस तरह से एक बहुत व्यापक सा वो मिलेगा। और दूसरा जो तर्क ये दिया जाता है कि बलरामपुर में ही क्यों बने, उसका सबसे सुखद पहलू हम ये कहते हैं कि देवीपाटन मंडल में बनना है। देवीपाटन मंडल का केंद्र बिंदु आप चुन लीजिए और वो केंद्र बिंदु बलरामपुर ही बनता है।
बिल्कुल। जहाँ से गोंडा के लोगों को भी, बहराइच के लोगों को भी, श्रावस्ती के लोगों को भी समान रूप से सहूलियत मिलेगी यहाँ विश्वविद्यालय अगर बनता है। तो यही मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि बलरामपुर में बनने से यहाँ के लोगों को बराबर का हक मिलेगा। पूरे देवीपाटन मंडल के केंद्र में होगा, नेपाल से भी सटा होगा तो नेपाल के लोग भी यहाँ आएंगे। तो इसलिए बलरामपुर का हक बनता है। और चूंकि आकांक्षी जिले में आप सब जानते हैं कि शामिल है हमारा देश, हमारा जिला, तो देश के सबसे पिछड़े हुए जनपदों में हमारी शुमार होती है और इसी दंश से बाहर निकलना है। ये जो एक कलंक लेकर के हम लोग जी रहे हैं, पिछड़ेपन का, तो उस कलंक से बाहर निकलने के लिए विश्वविद्यालय। मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में कॉपी एडिटर का काम करता था, तो खबरें लिखा मैं डेस्क पे, तो उसमें बलरामपुर का नाम आता तो ये लिखना पड़ता है कि बलरामपुर पूरे देश या पूरे प्रदेश का डेटा खराब करता है। मसलन अगर आपने अभी साक्षरता दर की बात की, तो महिलाओं का साक्षरता दर यहाँ पे 30% से कम है और साक्षरता दर 40% से कम है। तो इस तरह की चीजें ज़्यादा दिखाई देती, तो ये विश्वविद्यालय के साथ ही पूरा हो सकता है। जब हम 2002 में यहाँ पे पत्रकारिता जगत में आए, तब बलरामपुर की साक्षरता दर, हम जब यहाँ पे पहुंचे हमको खुद आश्चर्य हुआ, यहाँ की साक्षरता दर 27% क्या ओवरऑल। आज वो 49% है। फिर भी वो साक्षरता दर सिर्फ ये नहीं है कि अपना साइन करना आदमी सीख जाए वही साक्षरता दर हो गई। वो 49% है जो लिखना पढ़ना जानते हैं आदमी, उनको सबको ले लिया जाए। यानी कि 51% लोग आज भी पूरी तरह निरक्षर हैं। उनको साक्षर बनाने के लिए पीढ़ियाँ खपानी पड़ेंगी, कम से कम 2-3 पीढ़ी खपानी पड़ेगी। और वो पीढ़ी खपेंगी जब उनको अवसर मिलेगा, तब जाकर के वो साक्षरता हमारे काम के लायक होगी। यानी अभी हमें विश्वविद्यालय पाने के बाद भी एक लंबा सफर तय करना होगा अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के ही विकास की यात्रा के लिए। शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करेंगे तो हमको एक लंबा समय अभी भी विश्वविद्यालय पाने के बाद भी देना पड़ेगा। लेकिन उसका जो विश्वविद्यालय का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारे जो लगभग 95% लोग ऐसे हैं, हमारे ज़िले में गरीबी है, हम तराई क्षेत्र में रहते हैं, तो 95% लोग आज भी बच्चों को अपनी, चूँकि उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है इसलिए वो बाहर, चाहे जितना भी प्रतिभावान बच्चा हो, बाहर नहीं भेज पाते। तो उस बच्चों की, ऐसे बच्चों की प्रतिभाएं यहीं दम तोड़ देती हैं। अच्छा, विमर्श में ये एक बात पता भी चलता है कि जो है, जब हम लोग चर्चा करते हैं और प्रबुद्ध वर्ग के लोग चर्चा करते हैं, तो लगातार बातें सामने आती हैं कि आर्थिक दर यहाँ पे कमज़ोर है, या जो कृषि का ही दर ले लीजिए वो भी कमज़ोर है। तो ना, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आप आने वाले सालों में देख रहे हैं? अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय बनता है तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, बहुत बड़ा। देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास में। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का जरिया बनती है। शिक्षा ही जब शैक्षिक रूप से आदमी सशक्त होता है, तभी वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगा। तो अगर विश्वविद्यालय यहाँ आता है, देखिए हमारे यहाँ क्या है, गन्ने की फसल है। गन्ना ही समझ लीजिए कि बलरामपुर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोई ऐसा सर्विस सेक्टर नहीं है। 3 चीनी मिलें हैं और वो गन्ने से ही सब जुड़ी हुई हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी गन्ने पे टिकी है। यहाँ स्कूल के बच्चों की फीस भी भरनी होती है, तो माँ बाप गन्ने का पैसे का इंतज़ार करते हैं। बच्चों की शादी करनी हुई तो भी गन्ने के ही पैसों का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से जो एक अर्थव्यवस्था हमारी कृषि आधारित कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है। तो जब शिक्षा यहाँ बढ़ेगी, विश्वविद्यालय आएगा, तो एक तो व्यापार में उन्नति होगी, बाहर से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्थापित होगा, बाहर से तमाम फैकल्टी यहाँ पर आएंगी, बाहर से तमाम प्रतिभाएं यहाँ आएंगी। और बाहर से प्रतिभाएं आएंगी तो वो बच्चे जो जिनकी प्रतिभाएं यहाँ दम तोड़ देती हैं उनको अवसर मिलेगा। जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए या इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के लिए बाहर जाते हैं, उनको यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान बन जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ का जो एक तो ब्रेन ड्रेन रुकेगा, ब्रेन जो बाहर पलायित होता है वो रुकेगा, और दूसरी जो अर्थव्यवस्था, यहाँ से आदमी मेहनत करके कमाता है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाहर भेज देता है, वो रुक जाएगा और बाहर से अर्थव्यवस्था यहाँ पर आएगी। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट बलरामपुर के लिए हितकारी होगा और बलरामपुर का ही फायदा मिलेगा। आखिरी सवाल ये है कि विश्वविद्यालय बनने के लिए अगला कदम और क्या?
देखिए, विश्वविद्यालय बनने का जैसे हमने कहा कि ज़मीनें यहाँ पर तलाश ली गई हैं, ज़मीनों का ही फाइनल कौन सी ज़मीन होनी है इसका प्रयास हो रहा है। और कुछ ज़मीन जैसे और भी तमाम यहाँ पर सम्मानित लोग हैं, उन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर ज़मीन की कमी पड़ेगी, बल्कि बलरामपुर की जनता की ही तरफ से ये बातें आई हैं कि अगर ज़मीन कम पड़ती है तो हम सब मिल करके उस ज़मीन को खरीदेंगे, सरकार को दान देंगे, डोनेट करेंगे और विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। यानी किसी भी कीमत पर बलरामपुर की जनता विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही लाने के लिए संकल्प है, प्रतिबद्ध है और हम सब उसी बलरामपुर की जनता के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे मेरे साथ सर्वेश सिंह जी, जिन्होंने पूरी बात बताई और विश्वविद्यालय के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इस पर एक गहन चर्चा की। अब मैं आपको बाबा साहब की एक लाइन के साथ छोड़ता हूं, वो लाइन आपको याद रखनी है जिससे इस आंदोलन को बल मिलेगा। बाबा साहब जब जहां भी अपने जनसभाओं में जाते थे, दलितों के बीच में जाते थे या किसी के भी बीच में जाते थे, तो वो ज़रूर कहते थे, क्योंकि उस समय इंडिया की जनसंख्या कम थी लेकिन जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, तो वो लगातार ये कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जितना पिलाओगे वो उतनी तेजी से दहाड़ेगा। तो आज बलरामपुर को न केवल अच्छे संस्थानों की आवश्यकता है बल्कि जो विश्वविद्यालय मंडल में बनना है वो यहीं पर बनना चाहिए। ये कारण है कि अगर यहाँ पर बनता है तो बलरामपुर की जनता शिक्षित होगी और जब शिक्षित होगी तो वो अपना हक हकूक मानने के लिए, मांगने के लिए और मनवाने के लिए सारे तरह से प्रयास करने के लिए, लोगों को कटिबद्ध करने के लिए एकजुट हो जाया करेगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।